हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आयोडीन। आयोडीन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि हम लोगों ने पिछला क्लास क्या लिया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये क्या होते हैं कि जो भी मिनरल्स होते हैं ये कितने होते हैं, यानी खनिज तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं और कितने उसमें। जैसे अगर 24 खनिज तत्व हो गए तो हम लोगों ने पहला कौन सा पढ़ा, फिर दूसरा, फिर कौन सा पढ़ा। उसके बाद हम लोग जो उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोगों की इसके पहले वाली पिछली क्लास जो हुई थी वो फास्फोरस की हुई थी। किसकी हुई थी? फास्फोरस की हुई थी। हमने क्या देखा था कि जो फास्फोरस जो होता है इसके बारे में हमने देखा था कि फास्फोरस क्या है, ये खनिज तत्व है, ये एक प्रकार का मिनरल है। ठीक, और क्या ये किसका दोस्त है फास्फोरस? विटामिन डी का और किसका? कैल्शियम का। इसके पहले हम लोगों ने कैल्शियम का ही क्लास लिया था। फास्फोरस के पहले कैल्शियम का क्लास लिया था, उसके बाद ही किसका क्लास हम लोगों ने लिया? फास्फोरस का। तो विटामिन डी और कैल्शियम क्या होते हैं? किसके बेस्ट फ्रेंड हैं? फास्फोरस के। ठीक, इन अगर ये एब्जॉर्ब हो गया, अगर किसी इन तीनों में किसी एक की कमी हो गई तो फास्फोरस क्या है, वो भी उसकी जो होती है उसकी अवशोषण क्षमता कम हो जाएगी। तो यह तो अवशोषण नहीं होगा, मतलब इन तीनों का मतलब जो उचित मात्रा इनकी होती है उसके ये तीनों का होना बहुत जरूरी होता है। और क्या हमने पिछले क्लास में देखा था कि ये अगर मतलब जिसे 4% क्या होता है खनिज तत्व है, इसमें से 2% कितना हो गया? 2% कैल्शियम का हो गया। यानी मतलब मिनरल का अगर पूछ लिया जाए कि मिनरल का कौन सा ऐसा तत्व है कि मिनरल का कौन सा और ऐसा तत्व है जो खनिज तत्व के पूरे हाफ होता है या आधे % में होता है, तो ये 50% तो इसी का स्थान हो गया कैल्शियम का, और 1% जो बचा था वो किसका हो गया? फास्फोरस का। ठीक, फास्फोरस का हो गया 1%। और क्या हमने देखा था कि जब 1% फास्फोरस का हो गया, ये क्या करता है कि कैल्शियम के अवशोषण में फास्फोरस मदद करता है। और हमने फास्फोरस के बारे में क्या देखा था, ये जो भी काम करता है कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फोरस काम करता है। और हमने क्या देखा था, फास्फोरस जो होता है वो प्रोटीन के साथ भी मिलकर काम करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था, जैसे एक एग्जांपल में देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा भी है फास्फोप्रोटीन। क्या पढ़ा था? फास्फोप्रोटीन। तो ये फास्फोरस जो है वो ये फास्फो जो हो गया ये फास्फोरस हो गया, और प्रोटीन जो है ये प्रोटीन है। तो क्या ये फास्फोप्रोटीन के साथ मतलब प्रोटीन के साथ भी मिलकर काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वसा के साथ भी काम करता है, ऐसा नहीं है किसी प्रोटीन के साथ कर रहा है। हमने वसा के साथ भी क्या देखा था? फास्फोलिपिड। क्या देखा था? फास्फोलिपिड। तो ये लिपिड जो है ये लिपिड जो है वसा है। ठीक, और ये कैसा न्यूट्रिएंट है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और ये क्या करता है? 1% का 80% काम, मतलब ये जो 1% ये इसका यूज होता है, तो ये 1% में अपना जो 80% होता है वो जो काम 80% वो कैल्शियम के साथ करता है। किसके साथ करता है? कैल्शियम के साथ ये 80% मिलकर काम करता है। और 20% जो इसमें से 100 में जो 20% बचा, तो 20% किसके साथ करता है? ये ऊतक और तरल पदार्थों में पाया जाता है। ये 80% किसके कैल्शियम के साथ करता है? 20% ऊतक और तरल पदार्थों में पाया जाता है। और क्या करता है कि ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और क्या हमने देखा था कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए होता है। फास्फोरस जो होता है ये 2 रूपों में पाया जाता है, एक कार्बनिक होता है, दूसरा अकार्बनिक। जो कार्बनिक जिसे कार्बनिक के साथ होता है कार्बनिक फास्फेट, दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक फास्फेट। जो कार्बनिक फास्फेट होता है इसमें क्या होगा, जो कार्बनिक तत्व रहेंगे उसके साथ मिलकर फास्फोरस काम करेगा। तो जैसे कार्बनिक तत्व क्या हमने पढ़ा है, कार्बनिक तत्व मिनरल्स क्या है? ये अकार्बनिक है। लेकिन कार्बनिक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? प्रोटीन है, और क्या है? फैट है ना। तो ये तीनों कार्बनिक तत्व हैं। इन तीनों के साथ मिलकर क्या करेगा? जब इन तीनों के साथ मिलकर करेगा कौन? फास्फोरस काम करेगा, तो वही क्या कहलाएगा? कार्बनिक फास्फेट कहलाएगा। किसके साथ मिलकर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ मिलकर ये जब काम करेगा फास्फोरस, तो क्या कहलाएगा? कार्बनिक फास्फेट कहलाएगा। और जब अकार्बनिक क्या होंगे कि दोनों अकार्बनिक तत्व रहेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए कि फास्फोलिपिड हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब ही
कार्बनिक तत्व है ना, फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन हो गया, और क्या हो गया, फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और ग्लाइकोफॉस्फेट, फास्फेट। तो ये क्या है, ये वसा हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक तत्व ही तो हैं। और क्या हमने जो अकार्बनिक में पढ़ा था, अकार्बनिक का एग्जांपल क्या था कि सोडियम फास्फेट और क्या कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, ये सब जो हो गए ये सब अकार्बनिक है। मतलब सोडियम भी जो है, जैसे सोडियम फास्फेट हो गया, तो सोडियम क्या है, सोडियम भी अकार्बनिक है ना, सोडियम ये भी खनिज तत्व के अंतर्गत आता है, सोडियम फास्फेट। तो सोडियम भी अकार्बनिक है और फास्फेट भी अकार्बनिक है, तो ये अकार्बनिक फास्फेट के अंतर्गत आ गया और कार्बनिक फास्फेट के अंतर्गत हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक स्वस्थ व्यक्ति में फास्फोरस की मात्रा 400 से 700 mg होती है। कितनी होती है, 400 से 700 mg होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका अवशोषण कहाँ होता है, इसका संग्रह कहाँ होता है, हम लोगों ने पूरा इसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, आयोडीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, आयोडीन पढ़ेंगे। ये कैसा न्यूट्रिएंट है, ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयोडीन। और क्या होता है कि इसका संबंध किससे होता है, ये जो अक्सर हम लोग जितना हम लोग जानते हैं उसके बारे में क्या जानते हैं, जितना हम लोग मतलब जो कॉमन होता है, क्या ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, ये इसकी प्राप्ति किससे होती है, नमक से होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। और क्या होता है कि इसका संबंध, ये जो होता है इसे क्या बोल सकते हैं, जब अगर घेंघा रोग इसकी कमी से होता है तो इसे घेंघा रोधी विटामिन के नाम से घेंघा रोधी विटामिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, घेंघा रोधी विटामिन बोल सकते हैं। और इसे एंटीग्वाइटर क्या बोलते हैं, एंटीग्वाइटर मिनरल के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये आयोडीन हमने क्या देखा, आयोडीन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये किसमें पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। ये एक घेंघा रोधी विटामिन होता है और इसे एंटीग्वाइटर मिनरल भी बोलते हैं। और क्या हम इसके बारे में जानते हैं कि घेंघा, ये अब हम इतना हम लोगों ने आयोडीन के बारे में पढ़ा। और क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम आयोडीन के बारे में देखते हैं, आयोडीन ना, आयोडीन के बारे में देख रहे हैं। तो ये हमारी गर्दन में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है, हमारे गर्दन में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है, जो कि हम लोग कॉमन है, हम लोग जानते हैं कि हमारे गर्दन में एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड ग्रंथि। तो हमारे गर्दन में क्या है, एक ग्रंथि है, एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड ग्रंथि ना, जिसका नाम थायराइड ग्रंथि है। और क्या होता है कि उसका नाम जो, ये इसका नाम जो होता है थायराइड ग्रंथि होता है। और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक, हमारे गर्दन में एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। कहाँ पर है, गर्दन में है। ठीक, और इस यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन इसी हार्मोन का क्या करता है, आयोडीन इसी हार्मोन का अवयव है। आयोडीन इसी हार्मोन का क्या है, अवयव है। आयोडीन इसी हार्मोन का अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है यह किस ग्रंथि से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये अंतःस्रावी हार्मोन है। क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन इसी हार्मोन का अवयव है। और थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन अंतःस्रावी हार्मोन है। अंतःस्रावी हार्मोन है। तो
तो हमने देखा क्या आयोडीन के बारे में। आयोडीन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक। और आयोडीन जो है उसकी प्राप्ति कहाँ होती है, कहाँ से, नमक से होती है, ठीक। और क्या इसके बारे में देखा कि आयोडीन जो है ये हमारे गर्दन की जो आयोडीन की प्राप्ति उससे होती है कि नमक से होती है। हमारे गर्दन में क्या होता है, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं कि हमारे गर्दन में एक ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड इससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन इसी हार्मोन का क्या है, एक अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है, अंतःस्रावी हार्मोन है। सबसे पहले इस ग्रंथि से, इसको भी नोट करिए कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किस ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। इस ग्रंथि से सबसे पहले इस ग्रंथि से निकलने वाले स्राव के बारे में किसने बताया था, मतलब किससे, थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है इसको किसने बताया था। सबसे पहले इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को किसने बताया था, हार्मोन को कब बताया था, 1915 में। किसने बताया था, कैंडल ने बताया, कैंडल ने बताया। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इस ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, तो हार्मोन कौन सा निकल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है, इसके बारे में किसने बताया था और कब बताया था। इसके बारे में 1915 में किसने बताया, 1915 में बताया। किसने बताया, कैंडल ने बताया। तो इतना हम लोगों ने समझा। उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है यह किसके लिए जरूरी होता है, यह बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होता है, या बच्चों की ग्रोथ के लिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरत पड़ती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। अगर ये सोचिए कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, मतलब थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा, तो क्या होगा। अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी या थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, तो क्या है कि इस हार्मोन कमी हो जाएगी, तो इस हार्मोन का क्या होता है कि इस हार्मोन का स्राव कम हो जाएगा, जितनी हमारे शरीर में जरूरत है वो कम हो जाएगा ना। तो इस हार्मोन का क्या होता है, इस हार्मोन का स्राव कम हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इस हार्मोन का स्राव कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी ग्रंथि को यानी थायराइड ग्रंथि को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जिससे हमारी ग्रंथि को या बोल सकते हैं थायराइड ग्रंथि को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ग्रंथि को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे इस ग्रंथि में सूजन हो जाएगी और वही क्या होगा कि वही घेंघा कहलाएगा ना। क्या होगा कि हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में, जो हमारे गले में क्या होती है, एक थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और अगर जो है वही थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो उसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी, जितनी हमारे शरीर को जरूरत है वो कम हो जाएगा। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो थायराइड ग्रंथि को क्या होगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और जब वह दुगनी मेहनत करेगा तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि जो नॉर्मल होती है उसके बगल में इस तरीके से होती है, ये क्या है, ये गला है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, तो ये क्या है, इस तरीके से ना होगी, ये इसमें सूजन आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है कि उसमें सूजन आ जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा जिससे उसमें सूजन आ जाएगी, और यही जो सूजन क्या कहलाती है, घेंघा कहलाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं और आगे इसके बारे में।
कि और इसके बारे में देखते हैं, ये ज़्यादा अगर पूछा जाए कि ये किस में ज़्यादातर देखा जाता है ये बीमारी, तो ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? महिलाओं में ये ज़्यादातर बीमारी देखी जाती है। अब हम इसके कार्य को देखते हैं, आयोडीन के कार्य क्या हैं। आयोडीन के कार्य क्या है? आयोडीन के कार्य के बारे में देखते हैं। यह क्या हमने देखा कि यह बीएमआई को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? बीएमआई। अब बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्या करता है? बीएमआई को नियंत्रित करता है। बीएमआई को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन जो है वो बीएमआई को नियंत्रित करता है। शरीर की वृद्धि में इसके पहले ही बताया कि शरीर की वृद्धि के लिए अच्छा है। शरीर की वृद्धि बोल दीजिए, शरीर की लंबाई चौड़ाई इन सब के लिए अच्छा है। और क्या है कि ये शरीर की वृद्धि के लिए अच्छा है। ये क्या करता है? तापमान को, मतलब अगर तापमान में पूछा जाए, तापक्रम को पूछा जाए, तो तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन करता है। तापक्रम, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो एक कार्य कोई एक तत्व कर रहा है तो कोई पोषक तत्व कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो कोई और ना करे। देखिए तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने फैट में भी देखा था कि फैट भी जो क्या करता है? तापक्रम को नियंत्रित करता है। आयोडीन भी जो है वह क्या करता है? तापक्रम को नियंत्रित करता है। तापक्रम को नियंत्रित करता है। और क्या करता है कि यह धात्री माता के दूध के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। माता के दूध के निर्माण में मदद करता है। मदद करता है। और क्या करता है कि यह हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। को भी कौन नियंत्रित करता है? तो आयोडीन जो है हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। और क्या करता है? गर्भावस्था में मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। गर्भावस्था में मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। और क्या करता है आयोडीन? ग्लाइकोजन किसमें हम लोगों ने पढ़ा था? ग्लाइकोजन जो है हम लोगों ने किसमें पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट में। तो ग्लाइकोजन में क्या करता है? आयोडीन जो है वह ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है या ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। और क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। तो हम लोगों ने आयोडीन के बारे में क्या देखा? इसके कार्य को क्या देखा कि जब हमारे ग्रंथि हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जब हमारे जो गले में जो थायराइड ग्लैंड है या थायराइड ग्रंथि है, अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं करेगी या कम करेगी तो इससे क्या होगा? थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब ज़्यादा मेहनत करेगी तो उससे क्या होगा कि उससे गले में सूजन आ जाए, तो उससे वहाँ पर सूजन आ जाएगी। वही क्या कहलाता है? घींगा कहलाता है। आयोडीन के कार्य, ये क्या क्या कार्य करता है? यह बीएमआई को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है, तापक्रम को नियंत्रित करता है और धात्री माता के जो दूध के निर्माण में भी, जो माँ होती है उसके दूध के निर्माण में क्या करते हैं कि यह मदद करता है। हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। और क्या? गर्भावस्था में मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। या जो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो होता है ये ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ना। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड है उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज को पढ़ा है। ठीक, ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। और क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। कितना हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि ये इसके कार्य हैं। और क्या करता है कि हड्डी में अतिरिक्त कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है कि हड्डी में क्या होता है कि हड्डी में अतिरिक्त कैल्शियम और क्या, कैल्शियम फास्फोरस को क्या करता है, मूत्र में मिलाता है। कैल्शियम फास्फोरस को किसमें मिलाता है, मूत्र में मिलाता है। मूत्र में मिलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि आयोडीन, इतना देखते हैं आयोडीन के कार्य हो गए। अब हम क्या देखेंगे कि आयोडीन के क्या होते हैं, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से हम क्या देखते हैं कि 3 होते हैं। कौन कौन से, एक ग्वाइटर होता है, पानी मिट्टी में आयोडीन की कमी पाई जाती है या आयोडीन की कमी होती है। तो जो भी इस अनाज को वहाँ से, तो जब इसमें वहाँ के पानी मिट्टी में आयोडीन कमी पाई जाती है तो अनाज को क्या करते हैं, जो भी वहाँ के अनाज को खाते हैं उनमें आयोडीन की कमी होती है। कमी होती है। ठीक, तो ये हम लोगों ने इतना इसको समझा कि ग्वाइटर को किस नाम से जानते हैं, इंडेमिक ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके स्रोत हम लोगों ने हम लोग क्या देखते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, कौन से रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से, एक होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर होता है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलगंड बोलते हैं या बोलते हैं घेंघा। क्या बोलते हैं, गलगंड या घेंघा बोलते हैं। और ग्वाइटर घेंघा। ठीक, और दूसरे नंबर पे देखते हैं कि क्या होता है, क्रिटिनिज्म। ये क्रिटिनिज्म किस में होता है कि क्रिटिनिज्म ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। दूसरा क्या है, क्रिटिनिज्म। और तीसरा है मिक्सिडिमा। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। और ये हमने क्या कहा कि ये बच्चों में होता है और ये किस में होता है, ये महिला में होता है। महिला में ये किस में, क्रिटिनिज्म किस में होता है, बच्चों में। और ये महिला में ज़्यादा होता है जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। किसकी, जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिससे थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो वही क्या कहलाता है, घेंघा कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह ज़्यादातर किस में देखा जाता है, महिला में देखा जाता है। महिला में
देखा जाता है। और हमने क्या देखा कि किसकी कमी हो जाती है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। किसकी? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि हम लोग जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है, वह थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है ना। जो जब थायरॉक्सिन हार्मोन की जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो किसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? जहाँ से ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, कहाँ से? थायराइड ग्लैंड को क्या करना पड़ता है? थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि घींघा कब होता है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और यही सूजन क्या कहलाता है? घेंघा। और इसकी वजह से क्या होता है कि कितना भार जो है थायराइड ग्लैंड का कितना भार बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड का कितना भार बढ़ जाता है? ग्लैंड का 200 से mg भार बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा। ये किसके बारे में था? घेंघा के बारे में। कि इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है? महिला में देखा जाता है, ज़्यादातर औरतों में देखा जाता है। और जब दूसरा क्या हम लोगों ने देखा कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड का क्या है कि थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। यही सूजन क्या कहलाता है? ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है, या गलगन के नाम से जाना जाता है, या घेंघा बोलते हैं इसे। और कि यही सूजन क्या कहलाता है? और थायराइड ग्लैंड का भार कितना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूजन की वजह से 200 से 500 mg भार बढ़ जाता है। और आगे अब हम लोग देखते हैं क्रिटिनिज्म। ये क्रिटिनिज्म क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये क्रिटिनिज्म किसमें देखा जाता है? ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। क्रिटिनिज्म रोग जो होता है किसमें होता है? बच्चों में देखा जाता है। ये आयोडीन की कमी से देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है। ज़्यादातर किसमें देखा जाता है? बच्चों में देखा जाता है। और ये क्यों होता है? ये जो माता होती हैं, माता के दोषपूर्ण आहार की वजह से ये क्रिटिनिज्म देखा जाता है। जब माँ जो होती हैं, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, वो जब अपना दोषपूर्ण आहार लेती हैं, वो सही से पौष्टिक तत्व नहीं लेती हैं, जितनी उनको आहार की आवश्यकता उस टाइम होती है, जितनी उनको उसकी नीड होती है पोषक तत्वों की, जब वो उतना नहीं लेती हैं, तो ये बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। क्रिटिनिज्म बच्चों में देखा जाता है। माता के दोषपूर्ण आहार के कारण और क्या होता है कि इसकी वजह से क्रिटिनिज्म में जब माता दोषपूर्ण आहार लेती है तो इसकी वजह से इसका परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में क्या होता है? बौनापन देखा जाता है। बच्चों की हाइट ग्रोथ रुक जाएगी, उनका विकास रुक जाएगा, बच्चों में बौनापन देखा जाएगा, उनको जो मानसिक विकास है वो नहीं होगा, मानसिक मंदता देखी जाएगी। ये सब दिक्कतें आती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बच्चों में बौनापन देखा जाएगा। बौनापन देखने को मिलता है।
देखने को मिलता है। और इसे क्या और किस नाम से जाना जाता है? इसे हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। तो इतना हम लोगों ने क्रिटिनिज्म के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं ये मिक्सिडिमा क्या होता है। मिक्सिडिमा ये क्या होता है? मिक्सिडिमा के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। ये वयस्क में देखा जाता है। ये किस में ज़्यादातर देखा जा रहा था? क्या ग्वाइटर महिला में देखा जा रहा था। क्रिटिनिज्म किस में देखा जा रहा था? बच्चों में देखा जा रहा था। अब मिक्सिडिमा किस में देखा जाएगा? ये ज़्यादातर वयस्क में, ज़्यादातर वयस्क में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसे मिक्सिडिमा को क्या कहते हैं? इसे ओडीमा भी कहते हैं। इसे ओडीमा भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? मिक्सिडिमा में इसमें शरीर में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। ठीक, शरीर में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। ठीक, शरीर में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। और व्यक्ति क्या होगा कि जिसकी वजह से जब शरीर में पानी भर जाएगा, सूजन आ जाएगा, तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। क्या होगा? लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। और क्या होगा? थकान होने लगेगी। और क्या होगा? और जिससे कि तापक्रम कम होने लगेगा। जिससे तापक्रम कम होने लगेगा तो क्या होगा कि ठंडक में भी गर्मी का एहसास होने लगेगा। ठीक, तापक्रम कम होने लगेगा। ठीक है, शरीर को किसका ठंडक क्या होगा? शरीर को तापक्रम कम होने लगेगा, शरीर को ठंडक का एहसास होने लगेगा। ठीक, इसमें क्या होगा? अभी आगे भी हम देखेंगे कि इसमें तापक्रम कम होगा, उसमें तापक्रम क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें तापक्रम कम होने लगेगा कि क्या होगा कि तापक्रम कम होने लगेगा, शरीर को ठंडी का एहसास होने लगेगा। तो ये मिक्सिडिमा हो गया। एक बार फिर से देखते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है। इसकी कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है, जिसको गलगंड बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा क्रिटिनिज्म। तीसरा हम लोगों ने देखा मिक्सिडिमा। जो ग्वाइटर था, गलगंड था, ये किसको हो रहा था? ज़्यादातर महिला में देखा जा रहा था। और इससे क्या होता है? इससे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का जो होता है स्राव को क्या होता है? कम हो जाता है। और जब ये स्राव कम हो जाता है, जिससे किसको? थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो यही सूजन क्या कहलाती है? थायराइड ग्लैंड के नाम से। अरे क्या कहलाती है? घेंघा कहलाती है। अब ये क्रिटिनिज्म ये किसमें होता है? ये बच्चों में देखा जाता है। माता जब होती है वो दोषपूर्ण आहार लेती है, वो अपना सही से डाइट नहीं लेती है, तो जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चों में बौनापन देखा जाता है, देखने को मिलता है। इसे क्रिटिनिज्म को हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जाना जाता है। हाइपो के बारे में इसके पहले हमने बताया भी है कि हाइपो किसी भी चीज़ की, किसी पोषक तत्वों की मतलब कम मात्रा और घटी हुई मात्रा, और हाइपर क्या होता है? किसी भी पोषक तत्व की बढ़ी हुई मात्रा हाइपर कहलाती है, और हाइपो किसी भी पोषक तत्व की घटी हुई मात्रा कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं मिक्सिडिमा के बारे में। मिक्सिडिमा क्या होता है? ज़्यादातर वयस्क में देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ओडिमा के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि शरीर में पानी भर जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है, शरीर में सूजन हो जाती है, वह व्यक्ति ज़्यादा देर तक कार्य को नहीं कर पाता है, उसे थकान लगने लगती है, और तापक्रम क्या होता है? कम होने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है? उसे ठंडक में भी उसे क्या होता है कि शरीर का ठंडी का एहसास होने लगता है। ठीक, ठंडक का एहसास होने लगता है। तो इतना हम लोगों ने आयोडीन की कमी से देखा। और आगे हम लोग देखते हैं कि अगर गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी है तो क्या होगा। जब गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी होगी तो इससे क्या होगा? बार बार गर्भपात होगा। अगर
गर्भ मान लीजिए रुक भी जाता है, गर्भ ठहर भी जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके विकास में बच्चों का मानसिक मंदता देखी जाएगी, बच्चों में बौनापन देखा जाएगा, और क्या होगा कि बच्चों में बौनापन देखा जाएगा, मृत प्रसव की भी स्थिति आ सकती है, और क्या होगा, मानसिक रूप से बच्चे असंतुलित होंगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी है तो क्या होगा। अगर गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी है तो क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। इसमें क्या होगा कि बार बार गर्भपात होगा, बार बार गर्भपात होगा, और मृत प्रसव भी देखा जा सकता है, मृत प्रसव भी देखा जाएगा। अगर बच्चा हो भी गया तो क्या होगा कि अगर तो शिशु के क्या होगा कि अगर बच्चा हो भी गया तो क्या होगा, बौनापन देखा जाएगा, मानसिक मंदता देखी जाएगी, बौनापन देखा जाएगा, मानसिक मंदता देखी जाएगी, मानसिक मंदता देखी जाएगी। और क्या होगा कि मानसिक मंदता देखी जाएगी, कमज़ोर मांसपेशियां होंगी, कमज़ोर मांसपेशियां होंगी। तो ये सारी दिक्कतें अगर प्रेग्नेंट वूमेन है और उसमें आयोडीन की कमी है तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ते हैं, एक थोड़ा सा इसमें और अलग चीज़ है। वो क्या है कि इंडेमिक, पहले तो ये इंडेमिक क्या होता है। इंडेमिक होता है, इसका अर्थ होता है स्थान, ठीक। इंडेमिक क्या होता है, स्थान होता है। और ग्वाइटर को किस नाम से जाना जाता है, ग्वाइटर को कहते हैं इंडेमिक ग्वाइटर के नाम से। इसे क्यों जाना जाता है इसके बारे में देखते हैं। इंडेमिक क्या होता है, इंडेमिक मतलब स्थान हो गया। ग्वाइटर को इंडेमिक ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। ग्वाइटर को किस नाम से जानते हैं, इंडेमिक ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अब ये इंडेमिक ग्वाइटर होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं कि ये जो होता है कि देखिए, इंडेमिक होता है जब कोई भी बीमारी एक क्षेत्र पर हो, एक क्षेत्र में हो तो उसे इंडेमिक बोलते हैं ना। लेकिन इंडेमिक उससे बोलते हैं कोई भी बीमारी एक क्षेत्र पर हो। तो अगर क्या होता है कि इंडेमिक ग्वाइटर जो होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की वहाँ के पानी और मिट्टी में आयोडीन की कमी पाई गई है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ, अब ये जो मिट्टी पानी यूज़ होते हैं ये खेतों में यूज़ होते हैं, जिससे वहाँ के अनाज का उत्पादन होता है। और वहाँ के अनाज उत्पादन में क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है। तो जब वहाँ के लोग उस अनाज को खाते हैं तो उन लोगों में इसकी कमी, आयोडीन की कमी देखी जाती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये क्या होता है, जब एक क्षेत्र पर क्या होता है, जब एक क्षेत्र पर लोगों को एक बीमारी जब एक क्षेत्र पर लोगों को एक बीमारी है, जैसे क्या, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में मिलता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र पर मतलब रहने वाले लोगों में मिलता है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में, आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसा इसलिए होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों में वहाँ के क्या होता है, वहाँ के पानी इसके स्रोत के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये नमक में भी पाया जाता है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ग्वाइट्रोजेंस क्या होता है। क्या ग्वाइट्रोजेंस क्या होता है,
क्या होता है, ग्वाइट्रोजेंस। ठीक, ये क्या होता है, ग्वाइट्रोजेंस होता है, ये घेंघा उत्पादक कारक हैं, घेंघा उत्पादक, इन्हीं क्या कहते हैं, घेंघा उत्पादक कारक कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये फूल गोभी और पत्ता गोभी में क्या, फूल गोभी और पत्ता गोभी को इसकी श्रेणी में रखा जाता है। किसे किसे, फूल गोभी और पत्ता गोभी को किस में रखते हैं, ग्वाइट्रोजेंस में की श्रेणी में रखते हैं, ग्वाइट्रोजेंस की श्रेणी में रखते हैं। किसको, फूल गोभी पत्ता गोभी को ग्वाइट्रोजेंस की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे शरीर में जाकर थायरॉक्सिन हार्मोन का अवशोषण कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इतना हम लोगों ने ग्वाइट्रोजेंस के बारे में समझा। ग्वाइट्रोजेंस क्या है, ये एक घेंघा उत्पादक कारक है, और इसमें क्या होता है कि इसकी श्रेणी में किसको रखा जाता है, फूल गोभी और पत्ता गोभी को, क्योंकि ये दोनों हमारे शरीर में जाकर क्या करते हैं कि ये दोनों हमारे शरीर में जाकर थायरॉक्सिन हार्मोन का अवशोषण कम कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसकी अधिकता से क्या होता है, आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज होता है। क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज। ये क्या होता है, ये ग्रेव्स डिसीज, ये किसकी वजह से होता है, ये आयोडीन के बढ़ने से होती है। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, ये ग्रेव्स डिसीज जो है किसकी वजह से होता है, आयोडीन के बढ़ने से होती है। तो इसमें क्या होता है, जब ग्रेव्स डिसीज में इसमें क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि शरीर का तापमान कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और क्या होता है, पल्स रेट भी बढ़ जाती है, पल्स रेट भी बढ़ जाती है। और क्या होता है, सांस फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज होता है। ये आयोडीन के बढ़ने की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है और सांस फूलने लगती है और पल्स रेट भी बढ़ जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं, इसके आयोडीन के स्रोत, आयोडीन के स्रोत क्या हैं, इसमें क्या है, इसमें नमक के बारे में हम लोग जानते ही हैं, और क्या कि समुद्री घास वगैरह में जो होते हैं, समुद्री घास, और किस में होता है, समुद्री खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उसमें होता है, खाद्य पदार्थ। और किस में होगा, अंडा, दूध, सब्जियां, किस में होगा, अंडा में, दूध में और सब्जियों में। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवशोषण इसकी कहाँ होती है। जैसे सबका अवशोषण हो रहा था, अवशोषण जो होता है वह कहाँ होता है, अवशोषण छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। और क्या कि संग्रह जो होता है वह थायराइड ग्लैंड में होता है, संग्रह थायराइड ग्लैंड में इसका
संग्रह होता है। और क्या होता है कि संग्रह थायराइड, विसर्जन क्या होता है, इसका विसर्जन कहाँ होता है, विसर्जन मल पसीना। ठीक, तो इतना हम लोगों ने आयोडीन की कमी की वजह से देखा कि आयोडीन के बारे में भी देखा कि आयोडीन क्या है कि आयोडीन कमी में उसमें क्या होता है, ग्वाइट्रोजेंस हो जाता है। और क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आयोडीन कमी से तीन हो रहे थे, एक ग्वाइटर होता है, दूसरा क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है, तीसरा क्या होता है, मिक्सिडिमा होता है। ग्वाइटर किस में होता है, इसको बोलते हैं घेंघा बोलते हैं या गलगंड के नाम से जानते हैं। जब थायराइड हार्मोन अपना जो थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, सूजन आ जाती है। वही सूजन क्या कहलाती है, थायराइड हार्मोन, तो क्या घेंघा के नाम से जाना जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है कि ये बच्चों में देखा जाता है और इसे और क्या होता है कि जब माता का क्या होता है, खान पान सही नहीं होता है, इसमें बौनापन भी देखा जाता है और भी सारी दिक्कतें जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मिक्सिडिमा क्या होता है, इसे ओडिमा के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर में पैरों में सूजन आ जाती है और क्या होगा कि पैरों में सूजन आ जाएगी और थकान लगने लगेगी, बहुत देर तक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, पानी भर जाता है शरीर में, ये सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरा क्या होता है, ग्वाइट्रोजेंस होता है। घेंघा उत्पादक कारक होते हैं, ये फूल और पत्ता गोभी जैसे इसे ग्वाइट्रोजेंस की श्रेणी में रखा गया है। ये क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन जो होता है उसका अवशोषण कम कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, ग्रेप्स डिसीज होता है। क्या होता है, ग्रेप्स डिसीज, इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पल्स रेट भी बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है। आयोडीन के स्रोत के बारे में हम लोगों ने देखा, अंडा, दूध, सब्जियां, नमक, समुद्री घास, समुद्री खाद्य पदार्थ। उसके बाद अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। संग्रह कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड में। तो इतना हम लोगों ने आयोडीन के बारे में देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर हम लोग कोई भी या तो कोई और भी खनिज तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।